नमस्कार दोस्तों, मैं हरपुर सिंह पचेरवाल, व्याख्याता भूगोल। आज हम भारत के भूगोल में भारत की स्थिति, आकृति और विस्तार का अध्ययन करेंगे। 2-3 दिन वीडियो नहीं आया, उसका कारण था जो माइक की प्रॉब्लम थी, क्योंकि आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, आवाज़ गूंज रही थी। तो आप वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आवाज़ पहले से बेहतर है या पहले से कुछ सुधार है आवाज़ में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में भारत की आकृति, स्थिति और विस्तार। भारत की आकृति की बात करें तो भारत की आकृति है वो है चतुष्कोणीय। भारत के मानचित्र को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भारत का जो मानचित्र है वो किस आकृति का दिखता है, चतुष्कोणीय आकृति का। बात करें स्थिति की, स्थिति में हम भारत की विश्व में स्थिति देखेंगे या ग्लोब, मतलब विश्व में भारत कहाँ पर स्थित है और ग्लोब में भारत कहाँ पर स्थित है। दूसरी स्थिति देखेंगे हम कि महाद्वीप में भारत कहाँ पर स्थित है। अब विश्व और ग्लोब में भी भारत की स्थिति देखेंगे कि अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में है, देशांतरीय स्थिति से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांश दृष्टि से देखें, भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति ग्लोब में लगभग यहाँ पर पड़ती है। तो हम अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति देखें तो कौन सा अक्षांश में हो जाएगी, उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है भारत कौन से अक्षांश में स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध। बात करें देशांतर की, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बीच में से एक देशांतर रेखा जा रही है, उसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक भाग है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा भाग है पश्चिमी गोलार्ध। तो हमने देखा कि भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर है। तो भारत कौन से गोलार्ध में हो गया, पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांश दृष्टि से भारत है वो पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांश दृष्टि से पूछे तो उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश, देशांतरीय दृष्टि से पूछे तो पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध। अब बात करें कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा भूमध्य रेखा बीच में से जा रही थी, ये हमने उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा पूर्वी गोलार्ध। तो इसका उत्तर होगा भारत ग्लोब या पृथ्वी पर कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो ये तो हो गई विश्व और ग्लोब में भारत की स्थिति। बात करें महाद्वीप में, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है, भारत है एशिया महाद्वीप में स्थित है। तब एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को हमने 2 भागों में बांटा, एक उत्तरी भाग,
एक दक्षिणी भाग। तो भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में दक्षिण में स्थित है यहाँ पर। तो भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी एशिया में। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि भारत एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है, तो दक्षिणी भाग में। बात करें इसी की, अगर एशिया महाद्वीप को हम पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटें तो भारत की स्थिति लगभग यहाँ पर पड़ती है, तो दक्षिणी भाग के मध्य भाग में। तो एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति है वो दक्षिणी एशिया के मध्य भाग में स्थित है भारत। तो ये तो हो गया हमारा स्थिति को लेकर के जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार, फिर बात करेंगे देशांतरीय विस्तार। देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। हम एक भारत का मैप बना लेते हैं यहाँ। तो ये लगभग भारत का मैप हो गया। अब बात करें, भारत के नीचे से एक रेखा जा रही है, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भारत भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है, तो भूमध्य रेखा से भारत का जो ये बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इस बिंदु की जो लंबाई है, दूरी है, वो 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर। अब एक भूमध्य रेखा है, वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो जाती है, 0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर देखेंगे तो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट की जो स्थिति है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट। इस इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लीचिन पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट के नाम है। इंदिरा पॉइंट के पुराने नाम है पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट का जो नाम इंदिरा पॉइंट किया गया, ये किया गया 10 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम किया गया इंदिरा पॉइंट। ये जो है कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु तो हो गया 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट। इसके बाद में 6 से आगे चलेंगे 7, 8। ये जो बिंदु है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इस पे भी क्या लिख देंगे? उत्तरी अक्षांश। ये जो बिंदु है
इस बिंदु का नाम है केप कोमोरिन। इसी को हम बोलते हैं कुमारी अंतरीप। इसी को हम बोलते हैं कन्या कुमारी। ये कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु में। तो भारत की जो मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, केप कोमोरिन, कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी। इसके बाद में हम चलेंगे 9, 10, 11, 12 ऐसे काउंट करते हुए बिल्कुल भारत के उत्तरी भाग में चलेंगे, जहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये पीओके में स्थित है। पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। भारत का जो ये वाला हिस्सा है इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं पीओके। तो पीओके में स्थित है 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल। ये तो हो गया अपना अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो यहाँ पर एक 0 डिग्री देशांतर रेखा जाती है यहाँ से, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहलाती है। यहाँ से हम काउंट करते हुए चलेंगे पूर्व दिशा की ओर। 1, 2, 3, 4, 5 काउंट करते हुए यहाँ पर चलेंगे तो भारत का पश्चिमी बिंदु यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांश से स्थिति देखते हैं। जब अक्षांश के सामने हम उत्तरी अक्षांश लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस कारण यहाँ भी उत्तरी अक्षांश आएगा और यहाँ भी उत्तरी अक्षांश ही आएगा। पूर्वी देशांतर 0 डिग्री के पूर्व दिशा में स्थित होने के कारण भारत है जो पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो 68 डिग्री 7 मिनट भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया। इस बिंदु का नाम है गौर माता। कई जगह इसको गोहर माता भी लिखा हुआ मिलता है। सरक्रिक, नारायण सरोवर, ये कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में। 68 के आगे काउंट करते हुए चलेंगे भारत के पूर्व दिशा की तरफ। 69, 70, 71 ऐसे काउंट करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, यह है 97 डिग्री 25 मिनट। इस बिंदु का नाम है, यहाँ पर जो गांव है वो है किबिथु। किबिथु ऑप्शन में नहीं मिले तो अपने को करना है वोलांग। ये कहाँ पर स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत की देशांतरीय स्थिति हो गई। अक्षांश स्थिति एक बार देखें। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर कन्याकुमारी। भारत की दक्षिणतम सीमा 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि, ये जो भारत का मानचित्र दिख रहा है ये भारत की मुख्य भूमि है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ की स्थिति हमने देख ली कि कौन सा गांव या कौन सा क्षेत्र पड़ता है। केप कोमोरिन, कुमारी अंतरीप, कन्याकुमारी। इधर देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कोल जो लद्दाख में स्थित है, और इंदिरा कोल है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। देशांतरों की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में चलते हैं। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, तो उसका नाम है गौर माता। सरक्रिक, नारायण सरोवर। ऑप्शन के अनुसार अपने को करना है। गौर माता ऑप्शन में आए, गौर माता करना है। सरक्रिक ऑप्शन में आए, सरक्रिक करना है। नारायण सरोवर ऑप्शन में आए, नारायण सरोवर करना है। ये तीनों कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, ये भी कभी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। इनमें से एक ही नाम आएगा और अपने को टिक करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम पूर्वी
देशांतर। तो ये तो हो गया बात का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब बात करें भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है। देखो दोस्तों, कई बार परीक्षा में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबाई कौन सी होती है, चौड़ाई कौन सी होती है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी लंबाई मेरे सिर से लेकर के पैरों तक की होगी, तो लंबाई उत्तर से दक्षिण की होगी, और चौड़ाई है मेरी पूर्व से पश्चिम की होगी। तो ये तो चौड़ाई होती है और ये होती है लंबाई। तो बात करें लंबाई की, इंदिरा कॉल से केप कोमोरिन तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3214 किलोमीटर याद नहीं होता है, तो इसको याद करने का एक तरीका है, एक कीपैड वाला एक मोबाइल आता है, ये डिस्प्ले आती है, यहाँ पर फ़ोन उठाने का बीच में एक चौकोर या गोल बटन आता है, ये फ़ोन काटने का। यहाँ पर अंक लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 हैश। तो इसमें उल्टा चलिए अपन यहाँ से, देखो 3 2 1 फिर नीचे 4, 3 2 1 4। तो ये हो गई भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब इसमें कन्फ्यूजन का एक और होता है कि हम 2914 अभी देखेंगे जो भारत की चौड़ाई है, उसमें इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है। तो आप देखें कि उत्तर से दक्षिण है, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, तो 3 है, ये उत्तर की तरह लिखा जाता है भाई, 3 और U लगभग समान लिखे जाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, U3 मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर। अब देखिए भारत की चौड़ाई, गौर माता से लेकर के और किबितु तक भारत की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो ये हो गई भारत की चौड़ाई। लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। अब इसमें 3 शब्द आए हैं दोस्तों। देखो, एक तो आया है इंदिरा कॉल में कॉल, सर क्रिक में क्रिक, केप कोमोरिन में केप। ये 3 शब्द आए हैं। एक ले लेते हैं कन्याकुमारी, इसका एक प्रश्न आता है परीक्षा में। कॉल की बात करें, जो कॉल है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसको बोलते हैं दर्रा, और तिब्बती भाषा में बोलते हैं इसको ला। दर्रा तो बोलते हैं इसको हिंदी में, और तिब्बती भाषा में इसको बोलते हैं ला। अब ये कोल ला दर्रा होता क्या है? 2 पर्वतें हैं, 2 पर्वत श्रेणी हैं। इन दोनों पर्वत श्रेणियों को पार करने के लिए जो तंग रास्ता होता है, इसको ही हम बोलते हैं कोल या दर्रा। तो यहाँ पर स्थित है ये इंदिरा कोल। इसके बाद बात करें हम क्रिक की। क्रिक होता है ऐसे, ये कोई स्थलीय भाग है और इसके बीच में सकरा सा ये जलीय भाग है कोई। तो भारत का ये वाला हिस्सा है, मैंने यहाँ बना दिया है। अब देखो यहाँ पर अपने महासागर स्थित है, अरब सागर, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो महासागर का ऐसा हिस्सा, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। महासागर के जलीय भाग का ऐसा हिस्सा जो स्थलीय भाग में घुसा हुआ है, जो मतलब संकीर्ण होता है, बिल्कुल पतला होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिक। तो ये जो जगह है यहाँ पर ऐसे छोटा सा है, मतलब पानी भरा हुआ है, महाद्वीपों का, महासागरों का भाग है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिक। इसके बाद में बात करें कैप की। कैप होता है, ये भारत का दक्षिणी भाग है, और यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर है हिंद महासागर। तो मतलब भारत के तीनों ओर पानी भरा हुआ है। तो स्थलीय भाग का जो ये नुकीला हिस्सा दिख रहा है आपको, बिल्कुल दक्षिण का, मतलब इस प्रकार का ये हिस्सा, मतलब स्थलीय भाग का ऐसा स्थलीय भाग
जो महासागरों में घुसा हुआ हो, उसको महासागरों की ओर उभरा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं कैप। कन्याकुमारी, इसका एक प्रश्न आता है परीक्षा में, 3 सागरों का संगम बोलते हैं इसको। 3 सागरों का संगम या मिलन स्थल, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, मतलब यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, ये तीनों मिलते हैं कहाँ पर? यहाँ पर कन्याकुमारी में, इसलिए इसको बोलते हैं 3 सागरों का संगम। तो ये हमारी अक्षांशीय और देशांशीय स्थिति हो गई। हमने उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई देखी, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई देखी। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा की बात। कर्क रेखा से संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा को बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, या ऐसे भी लिखते हैं इसको 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा है वो लगभग भारत के मध्य में से गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी भारत, दक्षिण वाला भाग दक्षिणी भारत। ये अपनी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है? तो भारत के 8 राज्यों में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अगर मानचित्र में इनकी स्थिति देखें तो ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, पूर्व से पश्चिम, मतलब ये पश्चिम दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई। तो पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर त्रिपुरा और यहाँ पर मिज़ोरम। तो ये 8 राज्य हो गए भारत के। इनका नाम याद करने की ट्रिक है राम झा के 6 बंगु मित्र। राम झा के 6 बंगु मित्र। इनका पश्चिम से और पूर्व की ओर क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद में आएगा झारखंड के पास में आएगा पश्चिमी बंगाल के बाद में आएगा त्रिपुरा और फिर आएगा मिज़ोरम। अब देखो सबसे पश्चिम में स्थित राज्य, कर्क रेखा के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य कर्क रेखा के सबसे पूर्व में स्थित राज्य, ये प्रश्न बन गया। कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक, कर्क रेखा की सबसे अधिक जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई ये कहाँ पर है? त्रिपुरा में। यहाँ पर झारखंड की राजधानी पड़ती है रांची, तो झारखंड की राजधानी रांची। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कर्क रेखा के निकट स्थित सबसे बड़ा निकट शहर या राजधानी। तो कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न अपने
ये हो गए। एक कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न और बनते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। ये भारत का मानचित्र है। अब अपने को पता है ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। भारत के मध्य में से रेखा गुजरती है और भूमध्य रेखा के नीचे है मकर रेखा। देखो अक्षांश, देशांतर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है तो स्थिति होती है 21 जून की। ये अपना सूर्य हो गया। सूर्य की जो तिरछी किरणें पड़ती हैं भारत के दक्षिणी भाग यहाँ पर पड़ेंगी और सबसे अधिक तिरछी किरणें यहाँ पर पड़ेंगी और सीधी किरणें पड़ेंगी कर्क रेखा पर। कब? 21 जून को। तो परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात कब होगी? 21 जून को। कैसे होगी? 24 घंटे का दिन होता है, जिसमें 24 घंटे का दिन होता है, उसमें 12 घंटे का दिन मानते हैं अपन, 12 घंटे की रात मानते हैं। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है, तो सूर्य की रोशनी भारत के मध्य में है, कर्क रेखा के ऊपर है, तो जो सबसे लंबा दिन है वो कब होगा? 21 जून को, क्योंकि सूर्य की रोशनी कहाँ है? कर्क रेखा पर है और 21 जून को सूर्य ज़्यादा चमक रहा है। इसी के विपरीत एक प्रश्न पूछा जाता है 22 दिसंबर। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 22 दिसंबर को। ये सूर्य हो गया। अब सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ेंगी, तो 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रात होती है। क्योंकि सूर्य है वो कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए भारत तक सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती हैं, तो दिन छोटा होगा और रात लंबी होगी। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक सूर्य देखो पूर्व दिशा में उगता है, सबको पता है ये सूर्य। तो सबसे पहले अगर देशों की बात करें तो सूर्य सबसे पहले कहाँ पर उगता है? देश जापान, इसलिए जापान को बोलते हैं सूर्योदय का देश। परीक्षा में प्रश्न पूछे कि सूर्य किस देश की राजधानी में सबसे पहले उगता है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी है ऑकलैंड। देखो देश तो है जापान, सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है? जापान में। अगर राजधानी की बात करें तो ऑकलैंड राजधानी में सबसे पहले सूर्योदय होगा। न्यू ऑकलैंड किसकी राजधानी? न्यूजीलैंड की। इसके बाद भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें तो यहाँ पर स्थित है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। देखो परीक्षा में प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? सबसे पहले राज्य तो आएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर स्थान का नाम पूछे तो किबिथु या वोलांग आएगा। अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या आएगी? कोहिमा, जो नागालैंड की राजधानी है, क्योंकि नागालैंड की राजधानी यहाँ पर स्थित है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर यहाँ पर स्थित है। तो सबसे इससे पूर्व में स्थित है ये राजधानी। तो पहले कहाँ पर होगा? कोहिमा में। इसके बाद में मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की आइजोल। तो पहले कोहिमा में होगा, 2 नंबर पर होगा मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल।
और चौथे नंबर पर होगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो सबसे पूर्व में स्थित राजधानी भी कौन सी हो गई? कोहिमा। सबसे पश्चिम में स्थित राजधानी पूछे तो यहाँ पर है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 1 मिनट में आपको यहाँ समझाता हूँ। ये पूर्वी भारत, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो बात करें कि सबसे पूर्व में स्थित राजधानी वो तो है कोहिमा। सबसे पश्चिम में स्थित राजधानी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी। सबसे उत्तर में स्थित राजधानी है लेह, लद्दाख की राजधानी। सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी है तमिलनाडु की नहीं है, केरल की याद है, याद रखें, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। तो ये राजधानी से संबंधित प्रश्न है भाई। पूर्व में पूछे कोहिमा, पश्चिम में पूछे गांधीनगर, उत्तर में पूछे लेह, दक्षिण में पूछे त्रिवेंद्रम। तो ये राजधानी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारतीय मानक समय। IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको ऐसे भी लिखते हैं 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसकी बात करें ठीक है। तो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे काउंट करते हुए चलेंगे हम। 1 2 3 4 5 काउंट करते हुए चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्थित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो उत्तर प्रदेश राज्य में ये है स्थान, यहाँ से गुजरती है ये रेखा। अगर बात करें राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जिले का नाम है प्रयागराज। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तहसील की बात करें मिर्ज़ापुर, और गांव की बात करें तो गांव का नाम है नैनी। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले की मिर्ज़ापुर तहसील के कौन से गांव से? नैनी गांव से रेखा गुजरती है, उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो भारतीय मानक समय रेखा भी है। मतलब भारत का जो समय है उसका निर्धारण यहीं से किया गया है। अब बात करें कितने राज्यों में से गुजरती है? कितने राज्यों में से गुजरती है? 5 राज्यों में से। पांचों राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में आएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में है आंध्र प्रदेश। यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है, ये कर्क रेखा हो गई।
ये 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हो गई। ये दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलती है वो है छत्तीसगढ़। करक व 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का संगम या मिलन स्थल कहाँ पर है? अपने छत्तीसगढ़ में है। इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है। मोसा, अपने मोसा होते हैं ना, उनको याद कर ले। MOU, ये वी नहीं है, यू है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो ये 82.5 डिग्री हो गई। अब बात करें भारत का सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य। ये है गुजरात, ये है अरुणाचल प्रदेश। सूर्य यहाँ पर उदय होगा, तो सबसे पहले सूर्य उदय भी कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो समय में अंतर है, देखो अंतर की बात करें तो एक होता है स्थानीय समय और एक होता है प्रामाणिक समय। जो प्रामाणिक समय अपना कौन सा है? IST, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को मान करके हमारा प्रामाणिक समय माना गया है। तो इनका स्थानीय समय में अंतर पाया जाता है, ना कि प्रामाणिक समय में। प्रामाणिक समय अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं तो यहाँ भी 5 ही बजेंगे, मतलब प्रामाणिक समय का मतलब होता है जो अपनी घड़ी में समय होता है। यहाँ पर 8 बज रहे हैं तो यहाँ भी 8 ही बजेंगे, यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो यहाँ भी 10 ही बजेंगे। स्थानीय समय का मतलब होता है सूर्य की किरणों से, सूर्य की रोशनी से। सूर्य पहले यहाँ पर उदय होगा, 2 घंटे बाद में यहाँ पर उदय होगा। तो इनके समय में, स्थानीय समय में अंतर है 1 घंटे 57 मिनट और 12 सेकंड। अभी अंतर कैसे निकाला हमने, इसको थोड़ा निकालना भी सीख लेते हैं। देखो ये बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पर, यह है 97 डिग्री 25 मिनट पर। इनका अंतर निकालेंगे 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। देखो डिग्री को है ना, डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में बदला गया है। डिग्री को मिनट में बांटा गया है, मिनट को सेकंड में बांटा गया है। 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये उनका उप विभाजन है। समय को ध्यान में रखते हुए हम इसका विभाजन करते हैं। तो अंतर निकालेंगे, 25 में से 7 गया तो 18। यहाँ पर हम निकालेंगे तो 17 में से 8 गया तो 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो 29 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, अब इनको हम 4 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 4 से क्यों करेंगे? ये जब हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे तब विस्तार से समझेंगे। क्योंकि 0 डिग्री जो रेखा है, इस रेखा से पूर्व और पश्चिम में जाने पर प्रति देशांतर पर 4 मिनट के समय की वृद्धि होती है। पूर्व में जाने पर वृद्धि होगी और 0 डिग्री से पश्चिम में जाने पर कमी होगी। मतलब 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर समय में 4 मिनट की वृद्धि, 0 डिग्री से पश्चिम में जाने पर समय में 4 मिनट की कमी होगी। तो इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 को इससे गुणा करेंगे और इसको भी 4 से गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1872। ये मिनट है, मिनट का छोटा भाग है सेकंड। ये इधर हमने 4 मिनट से गुणा किया है, यहाँ पर 4 सेकंड से गुणा किया है, तो ये 72 सेकंड आ गए यहाँ पर। इसको गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 है, 36 का 6 हासिल की 3 और 11, ये हो गया 116 मिनट और 72 सेकंड है। 72 सेकंड को जब मिनट में परिवर्तित करेंगे तो 1 मिनट और 12 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 117 मिनट और 12 सेकंड। अब 117 मिनट को हम घंटे में परिवर्तित करेंगे, इसमें 60 का भाग देंगे तो निकल करके 1 घंटा 57 मिनट और 12
सेकंड निकल कर के आ जाएगा। तो इस समय से अंतर, इस तरीके से अंतर निकालते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें इसका। जो अपना स्थानीय समय है वो ग्रीनविच का जो टाइम है, इसको 0 डिग्री ग्रीनविच का बोलते हैं, इससे 5.5 घंटे आगे चलता है। प्लस का मतलब आगे चलता है। मोबाइल में देखते हैं अपन, मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो प्लस से 5.5 घंटे लिखा हुआ आता है। अब इसको भी बदल के देखना चाहो तो इसी तरीके से बदल के देख लेते हैं कि 5.5 घंटे कैसे आ रहा है। और इसका निर्धारण भी की डेट वो 1 सितंबर 1947 है। ये भी देख लेना, थोड़ा आ जाए परीक्षा में कहीं से। तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री, ये 5.5 घंटे आगे कैसे है, अंतर निकालेंगे तो इनका 0 डिग्री में से ये 82.5 डिग्री निकालेंगे तो 82 डिग्री 30 मिनट, ये अंतर आ गया। अब इसको 4 से गुणा कर लेंगे, इसको भी 4 से गुणा कर लेंगे तो ये 4 × 12 120 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328। ये तो है मिनट और ये है सेकंड। तो 120 सेकंड, 120 सेकंड में 60 का भाग देंगे, मतलब मिनट में परिवर्तित करेंगे तो ये आ जाएगी 2 मिनट। 2 मिनट इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 330 मिनट। 330 में 330 को घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 6 × 5 = 30, ये 300 आ जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, 30। समय निकालते समय हम इससे आगे हल नहीं करते हैं। यहाँ पर मिनट आ जाएगा और यहाँ पर घंटा आ जाएगा। ये नहीं कि अपन यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाने के बाद में इसको 0 लगा देंगे, फिर 0 लगाते इसको हल आगे करते हुए जाएंगे। इतना ही हल करते हैं। तो ये तो आ गया घंटे और ये आ गया मिनट, मतलब 5 घंटे और 30 मिनट। पूर्व दिशा में है इसलिए ये क्या रहता है, आगे, मतलब ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। तो दोस्तों, आज हमने भारत की आकृति, विस्तार और स्थिति की चर्चा की। इसमें पूरा हमने पढ़ा नहीं है, अभी बाकी है इसका चैप्टर अभी। इसमें आप कमेंट करके बताएं, आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में डालें। प्रश्न नहीं है तो आवाज़ के बारे में विशेष रूप से कमेंट करके बताएं कि आवाज़ पहले से बेहतर है या पहले की तरह ही है। अब आप अपना जो आगे का टॉपिक होगा वो होगा सीमाओं से संबंधित। भारत की स्थलीय सीमा, उसके पड़ोसी देश, सीमाओं का नाम क्या है, सीमाओं पर राज्य कौन से हैं, तटीय सीमा की लंबाई, अंडमान निकोबार के बीच में जो चैनल है और इनकी जो सीमाओं से संबंधित विवाद हैं वो पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमने हमारे चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले था ज्योग्राफी विद हरपुल सिंह पचेरवाल, नाम काफ़ी लंबा था इसलिए सर्च करने में समस्या आती थी, तो हमने इसका नाम शॉर्ट में कर दिया ज्योग्राफी विद HSP, हरपुल सिंह पचेरवाल। तो आप सर्च करेंगे तो ज्योग्राफी विद HSP के नाम से शेयर करें, सर्च करें और दोस्तों को भी यही नाम बताएं, ज्योग्राफी विद HSP। धन्यवाद।